अस्सलाम वालेकुम। सुपर स्पेशल के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं दानिश अनीस। आज एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं और आगे चल के हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी ज्वाइन करेंगी। 3 माह के हाइटस के बाद अब बिलाखिर खेलों की सरगर्मियां मैदानों में लौट रही हैं। बहुत जल्द आपको क्रिकेट का एक्शन भी देखने को मिलेगा। पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी है, जहां वो वूस्टरशायर में मौजूद है, उनको क्वारंटीन करके रखा हुआ है। 14 दिन पाकिस्तानी प्लेयर्स क्वारंटीन में रहेंगे और यहीं पर प्रैक्टिस का भी आगाज हो चुका है। साथ साथ इस 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड में आगे जाके हम कंफर्मेशन भी ले लेंगे। पाकिस्तान टीम आपस में मैचेस भी खेल रही होगी, उसके बाद फिर सीरीज का आगाज होगा। याद है पाकिस्तान ने इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचेस और 3 T20 मैचेस खेलने हैं। दोनों स्क्वाड्स एक साथ इंग्लैंड गए हुए हैं। बहुत सारे प्लेयर्स, इनफैक्ट 10 प्लेयर्स के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए थे। दूसरी जानिब जब उनके दोबारा टेस्ट हुए तो 6 के टेस्ट नेगेटिव भी आ चुके हैं। तमाम प्लेयर्स के इंग्लैंड में टेस्ट हो चुके हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो पिछले एक हफ्ते में डेवलप होते रहे। या आपसे आज डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। टीम वहाँ पहुँच चुकी है, प्लेयर्स के जो तासुरात आ रहे हैं उन पर हम बात करते हैं, लेकिन ये भी एक अच्छा पीरियड हो जाएगा पाकिस्तान टीम के लिए। थोड़ा सा सेटल हो जाएंगे, प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा, अकस्टम हो जाएंगे इस कंडीशन से। जी दानिश, बजा फरमाया आपने। थोड़ा सा हाथ पांव खोलने का, वो जो आप फ्रीज हो चुके थे, वो आपको अपनी बॉडी को गरमाइश देने का मौका ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये याद रखिए कि असल एक्शन टाइम जो है वो तो ग्राउंड में ही होगा। सही बात। आप भले से आपस में खेल रहे हो, लेकिन जो मैच है वो आपकी परफॉर्मेंस का खुलासा करेगा। वो ये बताएगा कि आप कितने पानी में हैं, वो ये बताएगा कि बोर्ड ने क्या तैयारी की है, वो ये बताएगा कि मिसबाउल हक जो है वो इस टीम को कहाँ तक लेकर जा सकते हैं। तो उससे सबसे पहले जो चीज़ होगी वो ये कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की सीरीज़ जो है वो इस तमाम सूरत हाल की टोन को सेट करेगी। जहाँ तक आप पाकिस्तान टीम की बात कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने आखिरी सीरीज़ बांग्लादेश के साथ खेली थी, फुल फ्लैश सीरीज़ थी। पाकिस्तान सुपर लीग के बाद कोई एक्टिविटी नहीं हुई पाकिस्तान क्रिकेट में। तो कुछ करीबन 4 साढ़े 4 माह के बाद ये खिलाड़ी एक बार फिर खेलने के लिए एक साथ मैदान में उतरे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा पहलू है, जो यहाँ पर सबसे मुश्किल सूरत हाल और चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, वो ये है टीम मैनेजमेंट के लिए कि किसको खिलाना है, किसको बैठाना है। और होता ये है कि एटमॉस्फेयर जब क्रिएट होता है, जब आप एक साथ होते हैं, तो माजिद भट्टी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, सिकंदर बख्श साहब तो टीम का ड्रेसिंग रूम शेयर करते रहे हैं। होता यह है कि जो शुरू में टीम के साथ होता है, जब मैच का टाइम आता है तो वो टीम के साथ होता नहीं है। कुछ दोस्तियां डेवलप हो जाती हैं, कुछ ताल्लुकात जो हैं वो सर्द मोहरी का शिकार हो जाते हैं। जो ताल्लुकात टूर शुरू होने से पहले होते हैं वो टूर शुरू होने के बाद रहते नहीं हैं। तो कभी कभी दोस्तियां जो हैं आपको जहाज़ में चढ़ा भी सकती हैं और जहाज़ से उतार भी सकती हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये मौजूदा दौर में इसलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि अमूमन तो 15 रुकनी स्क्वाड जाता है। इस बार स्क्वाड गया हुआ है ट्वाइस दैट साइज, और उसमें भी डिफ्रेंसिएशन वाजे नहीं की गई है कि कौन सा T20 के लिए प्लेयर है, कौन सा टेस्ट के लिए प्लेयर है। वो प्लेयर जो रिटायरमेंट भी ले चुके हैं उनका भी नाम इफ्स एंड बट्स में डाल दिया है कि शायद मेरा ख्याल है कि खेल ले। मेरा ख्याल है मां सिवाय यूनुस खान, वक्कार यूनुस, मुश्ताक अहमद और मिसबाउल हक के बाकी सब ने यही कहा है कि जी हम टेस्ट मैच भी खेल सकते हैं। हफीज ने रिटायरमेंट ले लिया है और हफीज और भाब रियाज ने, तो शायद मेरे ख्याल ज़रूरत पड़ी तो मिसबाह, वक्कार, मुश्ताक और यूनुस खान भी वो भी कहते थे कि जी टीम की ज़रूरत होगी तो हम भी जो है वो खेलने के लिए दस्तयाब हैं। सिकंदर तो पिछले हफ्ते से कहते आ रहे हैं, मुझे लग रहा है यूनुस खान भी खेलते हुए नजर आएंगे उनको। हाँ, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखें, अगर आप नंबर ऑफ रन्स देखें, नंबर ऑफ विकेटें देखें, तो जो बेंच पे आपके लोग बैठे हुए हैं उनकी मौजूदा टीम के सारे खिलाड़ियों की कलेक्टिव एफर्ट को भी आप यकजा कर लें तो इतनी परफॉर्मेंस मौजूदा टीम की नहीं है जितनी बेंच पे बैठे हुए लोगों की। मैं अपनी जो बात कर रहा था आपसे कि दोस्तियां आपको टीम में रखती हैं, दोस्तियां आपको टीम से निकालती हैं, तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल T20 वनडे टीम के कप्तान बाबर आजम है। ही इज़ नोवेयर। उनको जिस तरह पाकिस्तान की टेस्ट टीम का पार्ट बनाया गया, वो जिस तरह अब टेस्ट टीम में सेटल हो चुके हैं, ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने बैट को घिस चुके हैं, बैटों को तोड़ चुके हैं, लेकिन उनको खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन बाबर आजम को जिस तरह आज इस परफॉर्मेंस के ऊपर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको ये भी याद रखना चाहिए कि ये वही बाबर आजम है जो कि बहुत नाकाम रहे जब उनको शुरू में टेस्ट क्रिकेट खिलाई गई। मैं बार बार एक बात करता हूं कि जब बाबर आजम का नंबर चेंज होगा
अभी तो बाबर आजम को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, तब उनका पता चलेगा कि वो कितना वजन उठा सकते हैं, वो कितने पानी में। अभी तो उन्होंने गहरे पानी की गहराई का अंदाजा किया ही नहीं है। लोग बात करते हैं कि यार आप बिला वजह क्रिटिसाइज कर रहे हैं बाबर आजम को, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। वर्ल्ड क्लास बैट्समैन की वर्ल्ड क्लास टीम के लिए परफॉर्मेंस होती है, अभी तक उनकी टीम के लिए कोई परफॉर्मेंस सामने नहीं है। सिकंदर देखिए, लेट्स फेस द फैक्ट्स, बाबर आजम एज अ कैप्टन अगर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान टीम का फ्यूचर ब्राइट होगा लाजमी तौर पे, लेकिन अगर वो फेल हो जाते हैं तो ये प्रेशर पूरी टीम महसूस करेगी। नॉट पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन बाबर आजम, वो एसेट है हमारा, हमारी उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करें, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है ये। देखिए, सबसे पहले तो मुझे जो सबसे ज़्यादा फिक्र लगी हुई थी वो ये लगी हुई थी कि वहाँ पे लोगों के कोई पॉजिटिव टेस्ट ना है, वो नेगेटिव हो गए। ये नहीं बहुत बड़ी खबर है, इसलिए कि आपने देखा होगा कि हमारे सारे PIA के पायलट्स इस वक्त सब फंस गए, एक गलत बयान से सब फंस गए। हमारे पूरे मेडिकल सिस्टम पे बड़ा ज़बरदस्त झटका लगता अगर वहाँ पे वो पॉजिटिव आ जाते। तो मैं बड़ा कल रात को रिलैक्स था जब मुझे ये खबर पड़ी मैंने कि जो सब नेगेटिव आ गए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम पाकिस्तान के ऊपर लोग उंगलियां नहीं उठाएंगे। ख़ासतौर पे हमारा पड़ोस जो है उस पर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाता। फिर जहाँ तक दोस्तियों की ताल्लुक़ है, वो तो हम पॉलिटिक्स में भी देखते हैं कि दोस्तियां निभाई जाती हैं, हम क्रिकेट ग्राउंड में तो हमेशा देखते हैं। हमने तो जिस तरह के ड्रेसिंग रूम में देखा है कि अपने ही आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। मैं ख़ुद विटनेस हूँ इस बात का कि जब 93 में वसीम अकरम कप्तान थे, वो आए तो मैंने जब उनको बताया कि यार आपके ख़िलाफ़ लोगों ने एक एप्लीकेशन डाल दी है, लड़कों ने, कोई 10 लड़कों ने, कि आपके कप्तानी में नहीं खेले, तो वो हैरान थे कि रात को तो मेरे साथ खाना खा रहे थे। तो ये मेरे सामने की बात है। 93 में मैं उनके साथ था कैंप में, मैं उनको लुक आफ्टर कर रहा था एज अ कोच। तो वो न्यूजीलैंड टीम जा रही थी। तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में भी नज़र आ रही है। तो ये पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम और जो पॉलिटिक्स है ना, मुझे लगता है कि तकरीबन एक जैसा चल रहा है। अब आपका सवाल क्या था, मैं कहीं और चला गया। जी बिल्कुल, हम ये कोविड टेस्ट की बात कर रहे थे, साथ साथ जी। हाँ, तो आज मैं अभी आया और मुझे वो हमारे रिपोर्टर अतीक हैं, वो एक किस्सा सुना रहे थे कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि जो एयरलाइन है, जो लड़के प्राइवेटली जा रहे हैं वो उनको एयरलाइन वालों ने रिजेक्ट कर दिया कि हम फलां हॉस्पिटल का नहीं लेंगे टेस्ट और एक्सेप्ट करेंगे, फलां का लेंगे। बिल्कुल, मैं इसी बारे में भट्टी साहब से अपडेट लेना चाह रहा था। भट्टी साहब, ये कोविड टेस्ट का भी काफ़ी मतलब कहना नहीं चाहिए, मजाक सा बना दिया गया है, क्योंकि हफीज़ के 5 टेस्ट हो चुके हैं अब तक। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके 3-3, 4-4 टेस्ट हो रहे हैं। तो ये कहानी क्या है? पहले नेगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव आता है, फिर या पहले पॉजिटिव आता है फिर नेगेटिव आता है। पहले से PCB को पता नहीं था कि अगर कमर्शियल फ़्लाइट में कुछ लड़के जाएंगे तो वो कमर्शियल फ़्लाइट अपनी क्या रिक्वायरमेंट सामने रखे हुए है? नहीं दानिश, ऐसा नहीं है जो सिक्कू भाई बता रहे हैं। असल में जो 6 खिलाड़ी जिनके अब टेस्ट नेगेटिव आ गए, ये फ्लाई कर रहे हैं नेशनल एयरलाइन के जरिए फ्राइडे को। इन्होंने लाहौर से मैनचेस्टर जाना है। ठीक है। एयरलाइंस ने, दुनिया की जितनी भी एयरलाइंस हैं, उन्होंने SOP बनाया है कि जो भी मुसाफिर ट्रेवल करेगा, टिकट खरीदेगा, 72 घंटे पहले उस एयरलाइन की जो उससे मुंसलिक लैब है उससे उसको टेस्ट करवाना है। टेस्ट के पैसे पैसेंजर देगा, लेकिन लैब का जो रिजल्ट है वो एयरलाइन के पास डायरेक्ट जाएगा। जब ये लड़के चेक इन होंगे तो एयरलाइन के पास उनके कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लेटेस्ट मौजूद होगी। क्योंकि एक ये भी इशू है, आप देखें ना, UAE की सारी एयरलाइंस पाकिस्तान के लिए बंद कर दी गई है, इसलिए कि पाकिस्तान से बेतहाशा पैसेंजर बाहर जा रहे थे जो पॉजिटिव थे। वहां जाके जब वो रिपोर्ट आई तो वहां पर पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ। तो ये एयरलाइन का एक वो SOP है। इसका पाकिस्तान में जो पिछले जो टेस्ट हुए उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना उन्होंने हमारे हेल्थ सिस्टम पे सवाल उठाया है। हाँ, मैंने तो ये नहीं कहा भट्टी साहब कि उन्होंने हमारे हेल्थ पे, मैंने कहा ये है कि उन्होंने जिस लेबोरेटरी से कराया उसको वो एयरलाइन एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो यही बात तो मैंने कही है, इसलिए नहीं कर रही, उनके अपने SOPs हैं, दैट्स व्हाई। इसलिए 72 घंटे पहले उनको वो टेस्ट एयरलाइन का करवाना है। दुनिया की किसी भी आप एयरलाइन से ट्रेवल करें, मैंने ये नहीं कहा कि आपने कहा है कि हेल्थ सिस्टम बट भट्टी साहब, ये भी प्लेयर्स के लिए अजियत का सबब नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर को 4-5 दफा टेस्ट कराना पड़ रहा है? थोड़ा सा मसला है ना सर, ये ना के सूझ गए होंगे दानिश जी, बिकॉज़ यू पोकिंग। देखिए, इंग्लैंड में हर तीसरे चौथे दिन उनका टेस्ट होगा। जब ये मैनचेस्टर पहुंचेंगे, वहां से वोस्टर जाएंगे, फिर ECB में भी उनके टेस्ट होंगे। जब वो टेस्ट क्लियर करेंगे तो वो पाकिस्तान के साथ प्रैक्टिस कर सकेंगे। देखिए, ये तो क्रिकेट बोर्ड ने जो SOPs इन प्लेयर्स के लिए डिसाइड किए हैं, उन SOPs के तहत ही सब कुछ हो रहा है ना। तो ये क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है। क्रिकेट बोर्ड ने जो मामला
उनसे तय किए थे, उसी के तहत ये सीरीज हो रही है। लेकिन सिकंदर बख्श साहब को नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैं नाराज नहीं हो रहा। नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा। की बात कर रहे थे ना। नहीं, भट्टी साहब, मुझे पूरी खबर नहीं थी। मुझे सिर्फ ये सुना था कि एक लेबोरेटरी को उन्होंने मना कर दिया, एयरलाइन कह रही है फलां लेबोरेटरी से कराओ। तो अच्छी बात है, बातें इसी तरह क्लियर होती हैं। भट्टी साहब ने भी अपना पॉइंट दे दिया है, बात क्लियर हो गई है। होपफुली यू गाइस आर नॉट कंफ्यूज एनीमोर एज वेल। और अगर हम पाकिस्तान टूर की बात कर रहे हैं, मिसबा का भी बयान सामने आया है, यूनुस का भी बयान सामने आया है, फवाद आलम ने भी ख्यालात का इजहार किया है। इन सब के हम स्टेटमेंट्स चलाएंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान के इंग्लिश टूर पर बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं, कौन सी टीम खेलती हुई नज़र आ रही है, कौन से प्लेयर्स की किस्मत खुलेगी, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू सुपर स्पेशल। सुपर स्पेशल में अब हमारे पैनल को ज्वाइन कर रही हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हैंडलिंग की बात कर रहे थे। ऑब्वियसली यूनिक टाइम्स हैं, ये ऐसा वक्त दुनिया में किसी ने भी नहीं देखा था। नए तरह से मसाइल को हैंडल करने की ज़रूरत है। आलिया रशीद में ज्वाइन कर चुकी हैं, तो मेरे ख्याल से आलिया से हम पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं उस डिस्कशन का जो हम पहले चंक में कर रहे थे। उसके बाद फिर हम टीम की तैयारियों पर भी आ जाएंगे। तो आलिया, आपको लगता है सही तरह से हैंडल किया है पीसीबी ने? क्योंकि कहीं कहीं प्लेयर्स खुश नहीं हैं, कहीं हमें थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन भी नज़र आ रही है कि कौन खेलेगा, फिर टेस्ट भी मुतादिद बार लिए गए, या फिर ये होगा इन टाइम्स में? अब मेरा ख्याल है कुछ प्रोटोकॉल्स और एसओपीज थी जिनको उनको फॉलो करना था। और हमने परसों के प्रोग्राम में भी बड़ी डिटेल ये बात की थी कि मिस हैंडलिंग तो हुई है। इनके जो डिपार्टमेंट है, मेडिकल पैनल जो है, ये इनसे मिस हैंडलिंग तो हुई है। क्योंकि एक तो मेरा ख्याल है कि जब फौरी तौर पे 2-4 दिन बाद आपके दूसरा टेस्ट था तो आप एक ही दफ़ा उसको अनाउंस करते, बजाय इसके कि पहला रिजल्ट आया और आपने फौरी तौर पे ये अनाउंस कर दिया। हो सकता है उसकी भी कोई टेक्निकल मजबूरी हो। ऑब्वियसली जब रिजल्ट आता है तो उसको बताना तो होता है, मगर ये हो सकता था कि क्रिकेट बोर्ड उसको अपने तक 2 दिन के लिए रख लेता। मीडिया खबरें निकाल लेता है ना आलिया। हाँ, लेकिन देखें, एक प्रोफेशनली किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आना एक और चीज़ है। और जाहिर है कि जर्नलिस्ट तो अपना काम करेंगे ही हमेशा। वो स्पेकुलेशंस भी होंगी, उसमें प्रूफ भी होते हैं, समटाइम नहीं भी होते, लेकिन आपको खबरें तो मिल रही होती हैं अपने सोर्सेज से। तो थोड़ा सा एक तो ये इशू जो है वो थोड़ा इसमें बदमज़गी सी हुई है। फिर देखें, ये भी एक चीज़ आपको हमें समझनी चाहिए कि कोविड-19 जो है वो पूरी दुनिया के लिए नया है, किसी से भी हैंडलिंग नहीं हो रही। तो इसमें सिर्फ हम किसी को टारगेट करके हम ये कहें कि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सही नहीं किया। मेरा ख्याल है ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, तो वो अब हो चुका है। और बीच में ये है कि हफीज़ का जो एक इशू हुआ था कि जिसमें वो इतने ज़्यादा अपसेट हुए थे अपने पॉजिटिव आने पे कि उन्होंने जाके टेस्ट करा लिया, तो ये उनकी अपनी चॉइस थी। देखिए, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उनको एक तरह से बाउंड भी नहीं किया जा सकता था। मगर इखलाकन और असूलन उनको ये चाहिए था कि वो पब्लिक ना करते ट्विटर के जरिए इस चीज़ को, तावक्ते के क्रिकेट बोर्ड से उनकी बात ना हो जाती। अगरचे गलती यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड की है कि उन्होंने जब रिपोर्ट भेज दी थी फौरी तौर पे, तो उसके बाद भी 4-5 घंटों तक किसी ने उनको फीडबैक नहीं दिया, रिस्पॉन्ड नहीं किया। खासतौर पे डॉक्टर सुहेल की जिम्मेदारी थी ना, मेडिकल जो पैनल है उसकी जिम्मेदारी थी। तो उसके बावजूद मैं समझती हूँ कि एक सीनियर और मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए हफीज़ को चाहिए था कि थोड़ा सा चंद घंटे और एक दिन इंतजार कर लेते। मगर उनका पॉइंट भी अपनी जगह ये है कि मैंने भी दुनिया को बताना था कि भाई मैं पेशेंट नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल कोरोना नहीं है, और मेरी भी जो अगेन आई थिंक चाहे पीसीबी हो या प्लेयर्स हो, सबको ये समझने की ज़रूरत है कि कवानीन हैं, उन कवानीन पर चलना बहुत ज़रूरी है, असूल हैं, उन असूलों पर चलना बड़ा ज़रूरी है। अगर सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं तो आप पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करना ज़रूरी है। इससे पहले कि हम याई की तरफ बढ़ें और हम स्क्वाड पर बात करें या तैयारियों पर बात करें, उसी शायर से प्लेयर्स के स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। मिसबा और यूनुस ने भी ख़ैरात का इजहार किया है। पहले मिसबा और यूनुस के स्टेटमेंट्स आपको सुनाते हैं, फिर डिस्कशन शुरू करेंगे अपने एक्सपर्ट से। एक्साइटिंग है काफ़ी सबके लिए, ब्रेक कर रहे थे सब इस तरीके से, और एवरीबॉडी वाज इचिंग टू जस्ट कम बैक ऑन द फील्ड। और मेरे ख्याल में बहुत मज़ा आएगा प्रैक्टिस का, और सारा कितने अरसे से, 3 महीने से भी ज़्यादा हो गया। लुकिंग फॉरवर्ड, और इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। बहुत अच्छा लग रहा है पाकिस्तान टीम के साथ दोबारा रीयूनियन होने का, और आई विश कि हम इंशाल्लाह अच्छा करें। और बड़ी उम्मीदें हैं मुझे अपने यंगस्टर से, अपने क्रिकेट टीम से, कि हम इस पेंडेमिक के टाइम पे अच्छा डिलीवर करें।
इज इट जस्ट मी या इन दोनों के चेहरे पर आपको वो एक्साइटमेंट नज़र आ रही थी, या प्लेयर्स और इवन टीम मैनेजमेंट बड़े एक्साइटेड हैं कि अब वापस क्रिकेट बहाल हो रही है? क्योंकि जब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर होते हैं ना, सुबह दोपहर शाम आपको सिर्फ क्रिकेट समझ में आती है, 2-3 महीना ना हो तो ऐसा लगता है ज़िंदगी कुछ बदल सी गई है या ख़त्म सी हो गई है। तो ये सारे बड़े एनर्जेटिक और एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। दानिश, ये बिल्कुल वो कहते हैं ना कि मैं ये तो नहीं कहूँगा बड़े सीनियर क्रिकेटर्स हैं कि लिखे लिखाए बयानात, लफ्ज़ों का हेर फेर, वो जिस तरह हुकूमत ने पेट्रोल के प्राइस बढ़ने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि दुनिया में पेट्रोल के प्राइस ये हैं, पाकिस्तान में अब भी कम है पेट्रोल के प्राइस। तो अभी तो पार्टी स्टार्ट ही नहीं हुई दानिश। अभी यूनुस खान ने बात की है, अभी मिसबाउल हक ने बात की है। तो मिसबाउल हक तो सिर्फ अभी बात नहीं कर रहे हैं, मिसबाउल हक एक्शन टाइम में इस टीम को किस तरह लड़ाते हैं, किस तरह ये टीम डिलीवर करती है, ये सबसे अहम पहलू होगा इस टीम के खेलने के हवाले से। लेकिन वो बेचारे जो पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर जिनके नाम के साथ अब स्लैश कम्युनिकेशन डिजिटल भी लग गया है, तो वो जनाब अपना काम करेंगे और वो रोज़ आपको इस तरह के इंटरव्यू देंगे। अभी आपने फवाद आलम का इंटरव्यू नहीं सुनवाया, मैं सुनाएंगे सब सुनाने वाले। तो वो ये कह रहे थे कि जी मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है पाकिस्तान टीम की किट पहनना। तो फवाद आलम को 11 साल हो गए पाकिस्तान से खेलते हुए, और यूनुस भाई के साथ, मिसबा भाई के साथ खेलना, काम करना मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। देखें, इससे आपको आगे जाना चाहिए, आपको अपने गोल्स शेयर करने चाहिए कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये करूँगा। वो तो पिछले 2 सीरीज़ से पाकिस्तान टीम के साथ हैं, तो अब तक एजाज़ ही वो लड़का खेलेगा तो वो ये बातें करेगा ना। फिलहाल तो वो चाह रहा है कि वो ये बातें करके एटलीस्ट टीम में तो जगह बनाए। नहीं वो अगर बोल भी देगा तो वो चलेंगी नहीं ना दानिश, इसलिए कि ये तो कोई मेरा ख्याल है न्यूट्रल मीडिया तो है नहीं, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया है। और अब तक बेचारे कोशिश कर रहे हैं काम करें, लेकिन काम करके भी बेचारे फंस रहे हैं। और मैं छोटी सी आपको बात शेयर कर लूँ कि कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल पर पाकिस्तान टीम के हाई परफॉर्मेंस जो सेंटर है उसके हेड नदीम खान साहब एक एंकर को कह रहे थे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है क्लब क्रिकेट का? तो वो जो एंकर थे वो बेचारे अक्का बक्का हो गए। लेकिन इत्तेफाक की और हैरानगी की और शजदा रहने वाली बात यह है, अचंभे की बात यह है कि नदीम खान साहब जो हैं उन्होंने खुद क्लब क्रिकेट का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा। वो जिस तरह इस क्रिकेट बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को आकर डिफेंड कर रहे हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बोर्ड की नौकरी करना और फिर नौकरी के बाद जिस तरह आपको कहा जाता है आप उतना ही करेंगे। नदीम खान साहब ये कह रहे हैं कि क्लब क्रिकेट के जो अहदेदार हैं और वो अगर सियासत में आना चाहते हैं तो उनका अपना घर जो है उनको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन उन बेचारे को ये नहीं पता कि जो क्लब क्रिकेट का प्रेसिडेंट होगा ना वो डिस्ट्रिक्ट का सदर बन सकता है, ना वो एसोसिएशन का बन सकता है, ना वो रीजन का बन सकता है। तो भाई वो फिर क्लब का सदर क्यों होगा, ये उनके पास बताने के लिए कुछ था नहीं। बिल्कुल पेपर के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप फुल राइट के साथ क्लब को रन करना चाहते हैं तो फिर आपका अपना ग्राउंड होना चाहिए, अपना जिम होना चाहिए। और नदीम खान साहब कह रहे नहीं जी, एक पिच अगर आपके पास हो, प्रैक्टिस के लिए आपके पास एरिया हो तो ये काफ़ी होगा। तो भाई खुद अगर आप पढ़ लें तो क्या ही बात है। अच्छा, ये बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्कशन निकल गया, मैं वापस ले आता हूँ इसको। सिकंदर, आपको लगता है कि एक क्लैरिटी होनी ज़रूरी है प्लेयर्स के एस्पेक्ट से? अगर हम बात करें कि यार मैंने टेस्ट खेलने हैं या मैंने T20 खेलने हैं, या ये क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या लगता है? क्योंकि हमें तो बड़ी कन्फ्यूजन है इस वक्त कि कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा, कौन किस फॉर्मेट में खेलेगा, किसकी किस्मत जागेगी। अच्छा, आपने मुझे आते ही डरा दिया था कि क्रिकेट बोर्ड नोटिफिकेशन भेज रहा है हर एक को दबाने के लिए। नहीं, मैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था। डरने वालों में से जो सच्ची बात है वो सच्ची बात है कि ये जो इस वक्त जो इतनी बड़ी कंफ्यूजन है, ये सिर्फ इसलिए किस चीज़ का नोटिफिकेशन सर? उन्होंने मुझे आती डरा दिया था कि यार कोई ऐसी बात ना। नहीं, वो इस जुमरे में बात हो रही थी या जो आजकल साइबर क्राइम यूनिट है या दीगर जो PCB के लोग हैं वो नोटिस भेज रहे हैं लोगों को, अगर आप सबूत के बगैर कोई एलिगेशन लगाते हैं या आप कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं या आप पर्सनल अटैक्स करते हैं तो PCB नोटिस भेज रहा है कि आप एक्सप्लेनेशन दें कि आपने मुझे नहीं पता PCB ने किस किस को नोटिस भेजा है, ये बात भी इंतजार करूंगा अगर मुझे भेजेंगे तो वो। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी कन्फ्यूजन इस वक्त है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने के जो MD हैं, मैं उनको CEO मैं उनको डायरेक्ट बोलता हूँ, वसीम खान साहब को, वो आ तो गए हैं मगर उन्होंने शायद कभी इतनी बड़ी चीज़ों को हैंडल नहीं किया, क्रिकेट बोर्ड जैसी चीज़ों को उन्होंने इसको मैनेज सही नहीं किया। देखिए ये कन्फ्यूजन क्रिकेट बोर्ड के वजह से आई ना, कि एक आदमी कह रहा है कि मैं खेलूंगा नहीं खेलूंगा। ये तो आपके चीफ सेलेक्टर ने टीम सेलेक्ट की है ना सर, आपके हेड कोच फैसला करेंगे कि चीफ सेलेक्टर को किसने सेलेक्ट किया है?
उनको तो अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसने सेलेक्ट किया है? जवाब तो दो। मैं ये कह रहा हूँ कि किसने सेलेक्ट किया है? पीसीबी ने बात किया तो है ना? सुन लें आप, ये इस तरह तो नहीं चलेगा ना सर। पीसीबी ये कहता है, आप खामखे डिफेंड कर रहे हो। मैं डिफेंड नहीं कर पाकिस्तान रहा। क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेलेक्ट किया है। सुन तो लें। राइट, वसीम खान उनका साहब ने इस पर किया बयान आ है, गया है। मानी साहब ने उस पर सिग्नेचर किए हैं, ठीक है? तो उनकी सिलेक्शन है, बिल्कुल उनकी ठीक चॉइस है, है। बिल्कुल ठीक है, वो ये कहते If he is हैं। making a mistake, then they should call him. उनका जवाब तो सुन लें। उनका जवाब ये है कि अगर टीम सेलेक्ट होती है और हम ज्यादा इंटरफेयर उसमें करते हैं कि आप ये 2 लड़के, ये 3 लड़के निकाल लें, और अगर टीम हार जाती है तो कोच को एक बहाना मिल जाता है कि जी आपने ये चेंजेस कराई थी, तो हम एक सर्टेन लेवल तक उनको यार advise दानिश, देते हैं। मैंने ये अपनी उनका सारी जवाब जिंदगी है। क्रिकेट में गुजारी है, मुझे होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिनको जाके होमवर्क करना पड़ता है, ठीक है। लिसन टू मी। जब क्रिकेट बोर्ड होता है ना, उसको पता होता है कि कौन से लड़के मेरे वनडे के हैं, कौन से हैं, बिल्कुल ऐसा और ही, आप मैं बताते हैं कि मानता जी ये आपकी टेस्ट क्रिकेट मुझे बना के दें। अगर कोच बिल्कुल। सबको लेके आ जाए कि यार ये मैं सबको ले जा रहा हूं और उनको ले जाकर मैं किसी को कुछ भी खिलाऊं, तो उनको उसी वक्त उसको सैक कर देना चाहिए, कोच को, या वो उसको जो आपका सेलेक्टर है, कि भाई तुम क्या मजाक लगा रखा है। ये पाकिस्तान का एक मजाक है कि हफीज आ रहे हैं कि मैं भी शायद खेल लूं, वहाब आ रहे हैं यार सोच रहा हूं कि मैं भी खेलूं। इट्स अ जोक। ऐसे नहीं होता, किसी दुनिया में होता है कि हर जगह ये हो रहा है। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि जो सेलेक्टर्स हैं या जो कोच है, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेलेक्ट किया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूछना भी चाहिए कि बेटा ये क्यों हुआ ऐसा। आप जो रिजल्ट्स अनाउंस किए वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिजल्ट्स अनाउंस किए, उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी पहले। उन्होंने जैसी रिजल्ट आया फौरन कॉन्फ्रेंस में बैठा कि ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, उनको नहीं कहना चाहिए था, पहले टाइम लेना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, सिकंदर, मैं जल्दी आपकी बात से में इत्तेफाक कर रहा हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त इतनी कंफ्यूजन में है कि आप बताइए कि ये इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है। मैं हर एक से बात कर रहा हूँ कि वूस्टर शहर का लड़का ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या पाकिस्तानी प्लेयर अछूत है कि वो उधर ड्रेसिंग रूम में नहीं जा सकता, उनका वॉशरूम नहीं इस्तेमाल कर सकता? क्या ये सही बात है? दानिश साहब आप बताइए। नहीं, अगेन स्टोरी का बैकग्राउंड मुझे इतना नहीं, नहीं पता, background बट क्या है? इस ये वक्त जो पिछले कोरोना का प्रोग्राम में सिनेरियो discuss चल हुआ रहा है ना है, ये सर, जो बात। कोरोना का सिनेरियो चल रहा है, नहीं, उसमें कोरोना बहुत का सारी तो भाई कि हम चीजें- इतने खराब हैं कि आप हम उनके ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल नहीं कर सकते। It's about safety इट्स अ measures. पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपकी राय है सर। और मैं एक वजाहत दे दूं, डिस्क्लेमर दे दूं, मेरा यहाँ पर बैठकर काम किसी को डिफेंड करना नहीं है। हाँ, हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। सर मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि जो चीफ सेलेक्टर है या उसकी कोच है, अगर उसने गलती की है तो वो किसने अपॉइंट किया? आप बोल ही नहीं रहे कि पीसीबी ने किया। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सर, होगी। और आपको सवाल यार, एक आप इदारे के, मैं बड़े मुख्तलिफ इदारों में काम कर चुका हूँ जहाँ पे एक हेड होता है, वो आपको पूछता है, आपको एक टारगेट देता है, फिर आपको बुला के पूछता है आपने ये क्या किया, आप गलत राह पे जा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करते हैं, ये वो नहीं होता कि मैं एक साल बाद तुमसे पूछूंगा, मैं और कहीं और जा रहा हूं। साहब, मैं आपकी तरफ आ जाता हूं। अगर हम टीम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं या टीम में कौन सा लड़का खेलेगा, तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये वाजे करें ये जिम्मेदारी किसकी है कि किसने सेलेक्ट करना है और किसने टीम में लड़कों को खिलाना है। हाँ, आप बाद में ये बात ज़रूर कर सकते हैं कि पीसीबी ने अकाउंटेबिलिटी करनी है, लेकिन जिम्मेदारी तो चीफ सेलेक्टर की और हेड कोच की है ना। भट्टी साहब, प्लीज़ आपके कमेंट्स इस पर। जी दानिश, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन इक्कू भाई जो बात कर रहे हैं ना, इनको जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। वसीम खान अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अगर हम गलत करेंगे तो वो हमें नोटिस भेजेंगे ना, हम ऐसी गलत बात क्या कर रहे हैं। नहीं, भट्टी साहब मैं नोटिस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए चीफ कोच को या सेलेक्टर को किसने अपॉइंट किया? पीसीबी ने ना, वसीम खान साहब वगैरह ने किया ना, तो वो उनसे हिसाब पूछे। हेड कोच को तो नहीं किया पीसीबी, फिर किसको किया है? किसने किया उसको? आपको भी पता है? नहीं, मुझे नहीं पता ना, आप बताएं। इमरान खान साहब ने किया है, बोले। नहीं, इमरान खान साहब ने तो नहीं, लेकिन बहरहाल पीसीबी की शायद चॉइस नहीं है। देखिए आपने तो एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। हम तो समझ रहे हैं कि वो पीसीबी की चॉइस है, पीसीबी ने, आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने पीसीबी ने। अगेन आई थिंक ये डिस्कशन बाद में ज्यादा वायबल है। जो आपका सवाल है, सिंपल सा सवाल है तो सर। जवाब ये है कि ये चूंकि आपके पास प्रैक्टिस के लिए लड़के नहीं है ना, तो इसलिए पाकिस्तान का इस वक्त 33 मेंबर्स स्क्वाड है। जब ये 6 ज्वाइन कर लेंगे फ्राइडे को, तो उसके बाद 39 मेंबर्स स्क्वाड हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब इंट्रा स्क्वाड मैचेस होंगे तो हो सकता है कि यूनुस खान और मिसबाउल हक और मुश्ताक अहमद भी उन टीमों में शामिल हो जाए, क्योंकि 11-11 की टीमें बनाना आसान काम नहीं है। लेकिन जो असल काम है, जब जो याया ने पहले बात की थी, जब पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच खेलेगी, मेरे ख्याल में वहाँ पर जो मेन काम है, जो मेरी नज़र में जिन 3 लड़कों की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बेस करेगी, वो है कप्तान अजहर अली, असद शफीक और बाबर आजम। बाबर आजम को हमने
वनडे में बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेलते हुए देखा है, लेकिन टेस्ट मैच में अभी तक बाबर आजम की वो पिछला साल अच्छा रहा है बड़ी साहब, पिछला साल अच्छा रहा बाबर आजम का। जी दानिश, लेकिन मैच विनिंग परफॉर्मेंस टेस्ट मैच में अभी तक उनकी नहीं आई। तो जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस दी, उम्मीद है कि वो यहाँ भी परफॉर्मेंस देंगे। देखिए, बड़ा बैट्समैन विराट कोहली को आज इसलिए दुनिया मानती है, अच्छे कप्तान तो हैं लेकिन वो अच्छे बैट्समैन हैं, मुल्क से बाहर एक एग्जाम्पल सेट करते हैं पूरी टीम के लिए। तो बाबर आजम ने जितनी शोहरत हासिल की पिछले 4-5 महीनों में, जब से ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू हुआ, बहुत बाबर आजम का जिक्र हुआ। मेरे ख्याल में अब बाबर आजम को ग्राउंड में परफॉर्म करने की जरूरत है। तो पाकिस्तान के अगर के 3 बैट्समैन परफॉर्म कर गए, हमारी बॉलिंग जिसमें यासिर शाह भी हैं, नसीम शाह भी हैं, शाहीन शाह भी हैं, उस्मान शिनवारी भी हैं, अगर वहां पे आप खेल गए या सोहेल खान है या मोहम्मद अब्बास है, तो हमारी बॉलिंग में इतनी सलाहियत है। लेकिन असल जो काम है, जो इंग्लैंड में पास में पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल करती रही है, वो पाकिस्तान की बैटिंग का काम है। फिर फवाद आलम, अभी तक उन्होंने भी मीडिया में बहुत ज्यादा खबरों में सुर्खियां हासिल की हैं। मेरे ख्याल में अब फवाद आलम को भी ग्राउंड में परफॉर्म करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है जो पहला टेस्ट होगा जब पाकिस्तान की 11 बनेगी, फवाद आलम 100% पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। अच्छा, इतने वसूख से कह रहे हैं आप, हालांकि लेट ज्वाइन किया है फवाद आलम ने, और चलें देख लेते हैं, पता चल जाएगा। बट आलिया, पाकिस्तान टीम जब भी टूर पे जाती है तो अनसर्टनिटी तो रहती है कि कौन से प्लेयर्स प्लेइंग 11 में होंगे, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही है। आप इत्तेफाक करती हैं कि थोड़ी सी क्लैरिटी आना ज़रूरी है, या फिर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट की गई है एज़ फार एज सिलेक्शन इज़ कंसर्न या एज़ फार एज प्लेइंग 11 इज़ कंसर्न? मुझे लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि मुझे तो इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन नज़र नहीं आ रही। इसलिए कि आपके ओपनर्स में आबिद अली हैं, शान मसूद हैं, अजहर 1 डाउन पे हैं, बाबर हैं। उसके बाद फिर देखना होगा कि फवाद आलम या इफ्तिखार में से किसको खिलाते हैं। 6ठे नंबर पर असद शफीक हैं। फिर आपके पास बॉलर शुरू हो जाते हैं, या एक फ़हीम को देखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं। फ़हीम अशरफ, फ़हीम कहीं भी डिजर्व करता है खेलना आलिया परफॉर्मेंस के एतबार से, या किसी क्लब की टीम में भी उनके स्टैट्स ऐसे हैं कि क्लब की टीम भी उठा ले उनको? बिल्कुल नहीं करते फ़हीम अशरफ, लेकिन इन्होंने गालिबन सिर्फ इस बुनियाद पे तरजीह दी है कि वहाँ पे वो पहले खेले हैं, उन्होंने 3 विकेटें ली थी इनिंग्स में, जिसकी बुनियाद पे, जो कि बिल्कुल मैं इससे एग्री नहीं करती। ये सारा चक्कर ये है कि जिसका जितना इन्फ्लुएंस है, जिसके जितने अच्छे ताल्लुकात हैं इस मुल्क में, ये चलता है। वरना मैं आपसे सवाल करूं कि 2016 में समी असलम ने जो 2 टेस्ट खेले थे इंग्लैंड में, 167 रन बनाए थे, 55.6 की एवरेज थी उनकी। वो टीम से बाहर हो गए, कभी मोटापे पे, कभी कड़ाई खाने पे, कभी फिटनेस नहीं है, और अभी भी उसकी फिटनेस टेस्ट जो है, पिछले कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी दूसरे नंबर पे हाई स्कोरर्स में आलिया। एग्जैक्टली, तो मैं इसीलिए पॉइंट उठा रही हूँ ना कि ये किस मुल्क में हम रो रहे हैं, कहाँ की बातें कर रहे हैं। आमिर यामीन कहीं नजर आता है आपको आलिया? ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी उसने हर जगह। आमिर यामीन यकीनन अच्छा है, लेकिन आमिर की अभी पिछला सीजन अच्छा नहीं गया, थोड़ी पेस उनकी और थोड़ी स्लो हो गई है। मुझे लगता है वो थोड़ा सा, मेरा ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकता है, थोड़ा सा मुझे लगता है वो डिसहार्टेड से हुए हैं, और बजाय इसके कि वो थोड़ा एग्रेसिव होके और अपनी पेस पे तवज्जो देते, डाउन चले गए हैं। इसलिए ये चांस बना है इस दफा, पता है, फ़हीम अशरफ का, जो कि असूलन मैं नहीं चाहता। उसके अलावा फिर बॉलर्स हमारे सारे बेहतरीन। चांस तो उस सूरत में बनता ना आलिया, अगर आपने अम्माद बट को ट्राई नहीं किया होता, आपने अम्माद बट को पिक किया, सही मौका भी नहीं दिया, और फिर आपने उसको निकाल कर वापस फ़हीम अशरफ को ले आए, कुछ तो बनती नहीं है। यही तो इनकंसिस्टेंसी है जो हमें, जिसके ऊपर बात करनी चाहिए, कि जो प्लेयर हैं उनको पूरा चांस दिया जाए, पूरे सीरीज दिए जाए। जैसे आपने उस्मान सलाहुद्दीन को एक मैच खिलाया और उसके बाद बाहर कर दिया, गायब कर दिया, बिल्कुल इसी तरह। और वही बात है कि जब आपके डोमेस्टिक के प्लेयर्स को ये नजर नहीं आता कि कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई उनको दाद नहीं दे रहा, कोई उनको ऑनर नहीं कर रहा, तो वो और ज्यादा मायूस होते हैं, और ये मायूसी फैलेगी। और अब जबकि आपका एक सिस्टम 6 टीमों के ऊपर मुश्तमिल था, जिसमें आपने बेस्ट को सिलेक्ट करना था, और अनफॉर्चुनेटली ठीक है, सलमान बट और कामरान अकमल जो हैं वो परफॉर्मेंस के बावजूद आपके गेम प्लान का हिस्सा नहीं है, ठीक है, फाइन। मगर समी असलम को किसी सूरत आपको मिस नहीं, आप इसके मुकाबले में आप ले गए हैं इमामुल हक को। मुझे इमाम से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मैं समझती हूँ ओडीआई का वो बहुत शानदार प्लेयर है, लेकिन आप उनकी टेस्ट की एवरेज तो निकालें इंग्लैंड में 18, ठीक है। आप किस बुनियाद पे तरजीह दे रहे हैं एक ऐसे प्लेयर को जो कि अभी डोमेस्टिक में इतना अच्छा कर रहा है, जिसका प्रीवियस रिकॉर्ड उन कंडीशंस में 55 की एवरेज, कोई मजाक है टेस्ट मैच में। लेकिन आप
कोई बात यह है कि ताल्लुकात हो, इन्फ्लुएंस हो, मीडिया में दोस्त हो, कोई ना कोई बोलने वाला हो तो कोई सुनी जाती है। ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से आलिया पाकिस्तान में एक प्लेयर 20 साल से खेल जाता है। इनफैक्ट वो कोच और बैटिंग कोच से पहले डेब्यू करता है और उनके कोच बन जाने के बावजूद भी वो टीम में सेलेक्ट होता रहता है। भाई वाह, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। एक ब्रेक ले लेते हैं अकाउंटेबिलिटी की बात से पहले आप एक ब्रेक लें। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट सिर्फ 1 मिनट की बात करना चाहूंगा। मुझे नहीं पता आलिया किसको कंफ्यूज कह रही थी, सिकंदर बख्श साहब को कह रही थी, माजिद भट्टी साहब को कह रही थी, या याया हुसैनी को कंफ्यूज कह रही थी, या दानिश अनीस को कंफ्यूज कह रही थी। उन्होंने कहा कि चीज़ें तो बहुत सेटल डाउन है और सारी चीज़ें तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपकी खुद गुफ्तगू में बड़ी कंफ्यूजन नजर आ रही है। आप खुद कह रही हैं कि ये खिलाड़ी जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, फिर आप उन खिलाड़ियों पे उंगली उठा रही हैं। आप बाहर के लड़कों के कह रही हैं कि उनको टीम में होना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था। मैं भी एक 10 सेकंड की बात करूंगा। सर, आलिया ने जब ये कहा कि दोस्ती यारियों की बात उन्होंने की, मीडिया से ताल्लुकात की बात की, मेरे ख्याल में फ़हीम अशरफ का जिक्र आलिया कर गई तो इंसाफ के तकाजे तो यहाँ भी पूरे नहीं हो रहे। चले ब्रेक ले लें आप। नहीं, मैं एक और बात, कंफ्यूजन इस बात की है दानिश, आप उसको क्लियर करें कि वहाब और हफीज ने बोला हम टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं, तो ये कंफ्यूजन है। जी जी बिल्कुल, ये कंफ्यूजन कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो भाई कंफ्यूजन ही हो गई ना, यही तो कंफ्यूजन है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, मतलब जरूरत क्यों पड़ेगी जब हमारे पास बेबहा टैलेंट है, पेसर्स का ऐसा टैलेंट है कि पीएसएल में दुनिया हिल गई भाई कि ये टैलेंट कहाँ से आ रहा है। उसके बावजूद अगर हम पुराने चेहरों पर चले जाएं, वो चेहरे जो कि हमें 10 साल से डिसअपॉइंट करते आ रहे हैं, इक्का दुक्का मैचेस के अलावा। हमें मैच तो मिल जाएगा, पिछले साल याद है कैसी बॉलिंग की थी उसने एक मैच में, ये नहीं चलेगा भाई, हमें कंसिस्टेंट प्लेयर्स चाहिए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अकाउंटेबिलिटी भी बात करेंगे। सिकंदर जो बात कर रहे थे उसमें वजन है, इतना टाइम हो गया है कि अब सवाल बनता है कब किया जाएगा सवाल, इस सीरीज के बाद किस तरह किया जाएगा, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू सुपर स्पेशल। पाकिस्तान क्रिकेट की आप तारीख उठा के देख लें, आपको कुछ फॉर्चुनेट प्लेयर्स नज़र आएंगे, कुछ अनफॉर्चुनेट प्लेयर्स नज़र आएंगे। अनफॉर्चुनेट प्लेयर्स की अगर कैटेगरी और लिस्ट निकाली जाए तो उसमें एक प्लेयर आपको टॉप 5 में ज़रूर नज़र आएगा और वो फवाद आलम है। साल से डोमेस्टिक परफॉर्म करते आ रहे हैं, टीम में सेलेक्ट भी होते हैं लेकिन प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाते। इंग्लैंड पहुँचकर बहुत खुश हैं, या उनके इंटरव्यू की बात भी कर रहे थे। आइए सुना देते हैं आपको, फिर सिकंदर बख्श की तरफ बढ़े। स्पोर्टिंग स्टाफ अगर आप देखें, कोचिंग में देख लें, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे हेड कोच हो, चाहे स्पिनर हो, चाहे फास्ट बॉलर्स हो, तो बड़े बड़े नाम हैं जिनको देख देख के हम खुद बड़े हुए हैं। इनको टीवी पे देख के शौक़ पैदा होता है। और 2 प्लेयर्स तो ऐसे हैं जिनके साथ ड्रेसिंग रूम जो है जब वो लोग खेल लेते जब शेयर किया, मिसबा भाई और यूनुस भाई, और अब उनके अंडर कोचिंग में खेलने का मौका मिल रहा है। सो ये भी एक अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है मेरे पे, मैं समझता हूँ। और मेरे लिए बड़े एक ऑनर की बात है कि जितना उनसे जब वो लोग खेल रहे थे जब सीखने के लिए मिला, और अब उनकी कोचिंग में और ज़्यादा सीखने के लिए मिले। सो फवाद, आपको अपनी परफॉर्मेंस के बाद ना ही सही इन बातों के बाद मौका मिल जाए खेलने का। आई एम सॉरी आई शुडंट हैव। बट सिकंदर, आपकी तरफ आता हूँ। आप जो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे सर, हम इस बारे में पिछले 4-5 माह से संजीदगी से गुफ्तगू कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी कब होगी। अब टाइम आ गया है कि मिसबाह ने इतना टाइम लगा दिया है, अपनी प्लानिंग्स कर ली हैं, लेकिन ये सवाल तो बनता है कि आप किस लड़के को किस बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं। आप टीम में बात करते हैं नए लड़कों को सेलेक्ट करने की, लेकिन नाम वही पुराने नज़र आते हैं। आपकी परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी बातें करने का टाइम अब आ गया है या पहले आ चुका था? नहीं, देखो दानिश, जो मैं बात करना जा रहा हूँ आप समझने की कोशिश करें। मैं समझ रहा हूँ सर। देखिए, मैं 4 से 5 ऐसे इदारों में काम कर चुका हूँ जहाँ पे प्रेसिडेंट भी थे, चेयरमैन भी थे, गवर्निंग बोर्ड भी था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था। और वो हमसे, जब मैं कोचिंग करता था इन इदारों में या मैं खेलता था इन इदारों में, ये मतलब बड़े बड़े इदारे, ठीक है, ये हो सकता है पीसीबी से भी बड़े हैं, मतलब फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आपको एक गाइडलाइन देते थे कि सिकंदर, आपने जो टीम सेलेक्ट करनी है उसमें आप ये ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। और दे यूज्ड टू आस्क मी, ठीक है, वो ये नहीं कहते थे कि मैं 1 साल के बाद आपसे पूछूंगा, ऐसा नहीं होता। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बड़े इदारे होते हैं जहाँ पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पर आपको एक उन पर नज़र भी रखनी चाहिए कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये हफीज़ क्यों कह रहे हैं और वहाँ भी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, ये उनको बुला के पूछें। मगर वो जब इदारे का सरबराह ही खुद कंफ्यूज हो कि एकदम से जल्दी से चीज़ें करने लगे तो घबराहट के अंदर तो गलतियाँ हो जाती हैं। अब
भट्टी साहब ने कहा कि जनाब वो एक उनके अपॉइंटमेंट तो क्रिकेट बोर्ड ने ही नहीं की, तो अब मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। यहाँ पे मैं आके कंफ्यूज हो गया, मुझे अभी तक नहीं पता था कि किसी और ने किया। मैं भट्टी फोन साहब, करूंगा, हम भी भट्टी साहब से फोन करके पूछूंगा कि जी वो कौन साहब थे जिनकी वजह से वो अपॉइंट हुए। मगर अकाउंटेबिलिटी से मेरा मुराद ये नहीं होती दानिश के उसी वक्त अकाउंटेबिलिटी हो जाए। मैं ये कहता हूँ कि आप कोच को बुला के बताएं कि देखिए जी हमारी ये लाइन ऑफ डायरेक्शन है, हम चाहते हैं कि कुछ यंगस्टर्स अंदर आए। हम जैसे अगर मैं होता, मैं कहता कि जी जो टॉप परफॉर्मर है आप उसको 100% टीम में रखें चाहे कुछ हो जाए। आप 2 यंगस्टर्स को ज़रूर लेके जाएं। आप ये जो पुराने लड़के हैं 40-40 साल वाले, आप कोशिश करें उनको एक तरफ कर दें। जो ये मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है उनको आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे कर दें। सर उनका तो नाम भी नहीं लिया जाना चाहिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शंस ऐसे देता, डिपार्टमेंट को दोबारा रिवाइव करें ताकि वो जो लड़के नौकरियों से निकल गए भूखे मर रहे हैं उनके लिए कुछ हो जाए। मतलब ये लाइन ऑफ डायरेक्शन होती है, एंड देन आई विल कीप एन आई ऑन इट। बिल्कुल सही बात है। और भाई क्या हो रहा है, मैं नदीम खान से बुला के पूछूं यार अभी तक आपने ये काम नहीं किया, अरे आपने, मैं ये नहीं कहूंगा कि यार मैं 1 साल बाद पूछूंगा, वो फिर इसका मतलब है आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ आप आईसीसी से बातें कर रहे हैं। नहीं, अब नदीम खान से मुतालिक हमने काफ़ी बातें की हैं पिछले 1-2 हफ्तों में जब से उनको अपॉइंट किया गया है। मिसाल दी है। बिल्कुल, वो आगे आने वाले दिनों में हमें ज्वाइन भी करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल कर लें। लेकिन भट्टी साहब, जब हम ये अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो जब मिसबाह को ये दोनों ओहदे दिए गए थे, हमने बड़ा वावेला मचाया था कि भाई ये कैसे हो गया, आप किसी एक शख्स को सुप्रीम अथॉरिटी कैसे दे सकते हैं। तो पीसीबी पिछले 8-9 माह से यही कहता आ रहा है कि हम अकाउंटेबिलिटी रखना चाहते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं सवाल होने भी तो ज़रूरी है। जैसे सिकंदर कह रहे हैं कि भाई आप ये लड़का कैसे पिक कर रहे हैं, आपकी टीम सिलेक्शन सही नहीं चल रही है, आप रिजल्ट्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ये कब होंगी बातें भट्टी साहब, और कब है सही टाइम ये बातें करने का? अच्छा दानिश, मिसबाह के पास 3 ओहदे थे जी। बैटिंग कोच की भी जिम्मेदारियां थी। इस सीरीज में बैटिंग कोच बना दिया गया यूनुस खान को, तो एक जिम्मेदारी से तो वो फारिग हो गए, अब 2 रह गई जिम्मेदारियां। पिछले दिनों मैंने एहसान मानी साहब से एक वीडियो लिंक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, यही सवाल किया जो आपने मुझसे पूछा। मैंने कहा साहब आपने सितंबर की डेडलाइन दी थी, तो सितंबर के बाद मिसबाह उल हक का क्या फ्यूचर है? उन्होंने कहा कि आप समझ रहे हैं कि हम उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे, हर सीरीज के बाद हम उनकी अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। उन्होंने हवाला दिया इकबाल कासिम का, वसीम अकरम का, अली नकवी का, उमर गुल का। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी हमने क्रिकेट कमेटी बनाई थी है, ये क्रिकेट कमेटी भी हमें सिफारिशात देती है, हम पूछते रहते हैं। देखें, होगा कुछ भी नहीं, कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। जो रिजल्ट इस सीरीज का आएगा इंग्लैंड के दौरे के बाद, एक नया बहाना तराशेंगे और एक नई कहानी मीडिया को दे देंगे। हम और आप उसी ट्रक की बत्ती के पीछे फिर भागकर फिर नए टॉक शोज को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो इस मुल्क में देखें ना, रात को 8 बजे से लेके 12 बजे तक हम जो पॉलिटिकल टॉक शोज में बार बार हमारे बड़े बड़े एंकर्स मुल्क में अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ कहाँ अकाउंटेबिलिटी है? टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी मुल्क में भी हो रही है, यहाँ भी टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी हो रही है। जिसकी गर्दन पतली है उसको निकाल देते हैं, जिसके पीछे बड़े लोगों का हाथ है उनको कुछ भी नहीं होता। मिसबाह उल हक को 3 साल तक कुछ नहीं होना। या अगर हम फैसले देखें, जब से मिसबाह हेड कोच और चीफ सिलेक्टर बने हैं, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स को हमने पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनते देखा जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, करंटली नहीं, पीछे से परफॉर्म करते हुए नहीं आ रहे थे। आप स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं जो अपने कोटा के ओवर नहीं करते, उनको एज अ बैट्समैन यूज़ किया जाता है। ओपनर हैं जो कि 15-20 से ऊपर स्कोर करते ही नहीं हैं, उनकी टेक्निकल फ्लॉ है, लेकिन वो फिर भी टीम में जगह बना लेते हैं। स्पिनर्स के लिए हम रोते रहते हैं। तो ये बड़े बड़े मसले मसाइल हैं। अगर पीसीबी मिसबाह से सवाल कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, तो फिर फैसले क्यों नहीं चेंज हो रहे? फैसले तो जूं के तू हैं। देखिए दानिश, फैसले तब चेंज होंगे जब आप एक्शन पे रिएक्शन करेंगे, जब आपका काम करने का कोई तरीक़ाकार होगा, आप अपना कोई गेम प्लान देंगे, आप किसी को रखेंगे तो आप उससे पूछेंगे कि आप किन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और किन चीज़ों में आपको चैलेंजेस का सामना होगा। आप सीरीज़ के बाद, जिस तरह अभी माजिद भट्टी साहब क्रिकेट कमेटी की बात कर रहे थे, ये क्रिकेट कमेटी सिर्फ आई वॉश है और कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये क्रिकेट कमेटी किधर थी जब यूनुस खान को आपने बैटिंग कोच बना दिया? तो ये वसीम खान साहब ने अकेले तने तना कैसे डिसाइड कर लिया कि यूनुस खान जो है पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच बन जाएंगे? कहाँ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो बकौल चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी चाय बिस्कुट खाने वाला गवर्निंग बोर्ड, जो कि खामोश तमाशाई बना रहा? और उसके बाद जब ये फैसले हो जाते हैं तो फिर मुस्तकबिल में मीटिंग करके पिछले फैसलों को जो है वो दस्तखत की चुड़िया से फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो कुछ नहीं होना,
बात दरअसल ये है कि अगर वकार यूनुस हेड कोच की हैसियत से पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच बनकर अंडर मिसबाउल हक काम करते हैं, बकौल सिकंदर बख्श साहब के क्या कहते हैं आप, SHO नहीं, DIG से SHO बन गए। DIG से SHO बन जाते हैं। कैसे मुश्ताक अहमद इस टीम के जहाज में जो है वो स्पिन बॉलिंग कोच की हैसियत से जो है वो चढ़ गए हैं। तो ये वो सवालात हैं दानिश जिनके जवाब मिलने चाहिए। नदीम खान साहब कह रहे हैं कि जी हम शफाफियत लाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जी सियासी लोग जो है वो नहीं आना चाहिए। 22 सफ़े का जो क्लब क्रिकेट का मुसव्वदा है, तो भाई एहसान मानी साहब अगर इमरान खान साहब अपना हाथ पीछे खींच लें तो ये जो असद अली खान साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड में बैठे हुए हैं, एहसान मानी साहब बैठे हुए हैं, मैं देखता हूँ ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कैसे सरबराह बनते हैं, कैसे इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है, कैसे गवर्निंग बोर्ड इनको जो है वो मुंतखब करता है। भाई आपका टॉप टू बॉटम जो है वो कहानी सुना रहा है कि सियासत हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट में। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इतनी पॉलिटिक्स नहीं होती जितनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर में पॉलिटिक्स होती है। आप सवालात की बात कर रहे हैं, बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं जो जिनके जवाब मिलने चाहिए। नहीं, आप जवाबात की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बन्नी साहब तारीख के महंगे तरीन डायरेक्टर हैं, वो दस्तयाब ही नहीं है जवाब देने के लिए। वो ये बताने के लिए दस्तयाब नहीं है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन आया है 2019 अगस्त में, अब तक फुल फ्लैश क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सलमान नसीर साहब क्यों आकर जवाब नहीं देते। जो लोग सवालात नहीं कर सकते, जो उनकी ज़बान बोलते हैं, उनके सामने वो उनको पेश कर देते हैं। हम उनसे पूछते हैं, वही तो वो जवाब देने के लिए भी दस्तयाब नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का जब वो इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो वो कहते हैं आप मुझे पहले से टॉपिक बता दें। तो भाई ये होता है कहीं कि जो आपका स्पोक पर्सन है वो आपसे पहले से पूछे कि जी आप किस टॉपिक पर बात करेंगे। डिस्कस तो होते हैं, पॉइंट्स डिस्कस होते हैं, खासतौर पे हाई प्रोफाइल लोग जब इंटरव्यू देते हैं तो वो पॉइंट्स जरूर डिस्कस करते हैं। एनीवे, एक मिनट, ये क्या आपने बात की होते हैं अभी आप क्रिकेट का प्रोग्राम कर रहे हैं और आप मुझे ये बताएंगे कि हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, इस टॉपिक पे, ये क्या बच्चों वाली आप बात कर रहे हैं दानिश के? जो क्रिकेट बोर्ड का स्पोक पर्सन है, जो पाकिस्तान का वजीर इत्तलात है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आएगा, उससे कोई सवाल कर लेंगे तो बोलेगा नहीं जी मैं इस पे बात नहीं करूंगा। ऐसे नहीं होता दानिश, ऐसे नहीं होता दानिश, इस तरह नहीं होता। आप अगर किसी इदारे के स्पोक पर्सन है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। जब ये तैयारा हादसा केस हुआ था तो स्पोक पर्सन आए थे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के, उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन चीजों को जवाब दिया था। अगर ऐसे नहीं होता कि मैं इसका जवाब दूंगा, इसका जवाब नहीं दूंगा। अगर कोई हादसा हो जाए तो एक अलग ट्रीटमेंट होता है क्वेश्चंस का, और जब आपने रेगुलर इंटरव्यू करना होता है तो हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज हमेशा आपकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग में इंटरेस्टेड होती है कि आपकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या होगी, और ये वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड ओवर ये रुझान है। I'll move on, बचकाना सवाल बिल्कुल नहीं था। एनीवे, आलिया आपकी तरफ आता हूँ। पिछले एक साल में आपने भी कई प्रॉब्लम्स की तरफ निशानदेही की है कि सिलेक्शन के प्रॉब्लम्स हैं, फैसलों के प्रॉब्लम्स हैं, हैंडलिंग के प्रॉब्लम्स हैं, बट पीसीबी थोड़ा सा कतराता आ रहा है इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में, इन प्रॉब्लम्स को डील करने में। या जैसे भट्टी साहब कह रहे थे, अकाउंटेबिलिटी होती है, हम तक नहीं पहुंचती बात। मेरा ख्याल है मुझे बहुत प्रिसाइसली क्लियर नहीं है ये क्वेश्चन कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है सीधी सीधी आलिया, कब होगी अकाउंटेबिलिटी? हुई क्यों नहीं अभी तक? प्लेयर सेलेक्ट हो रहे हैं, अगर जो नहीं होने चाहिए टीम में तो कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा? वो प्लेयर बार बार कैसे टीम में आ जाते हैं? नहीं, हम तो सवाल कर रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं और हमें करना है, करना चाहिए। जवाब नहीं मिल रहा ना? अकाउंटेबिलिटी, हाँ, जवाब देने वाले जो हैं वो जिम्मेदार हैं कि वो जवाब दें, मगर अकाउंटेबिलिटी के लिए ये है कि आपको टाइम भी तो देना है ना पूरा। अभी तो आप ये देखिए कि हमारी श्रीलंका से सीरीज़ हुई है, उसके बाद हमारी बांग्लादेश से सीरीज़ हुई है, और हम वो जीते हैं, PSL हुआ है। मतलब अभी हम बहुत जल्दी कर रहे हैं इस चीज़ पे कि हम ये चाह रहे हैं कि मिसबा जो है वो फ़ौरन कटहरे में खड़ा कर दिया जाए उनको। तो आप थोड़ा टाइम दीजिए उनको, जो भी कोच, जो भी हेड कोच होता है उसको थोड़ा सा वक्त दें। अब देखिए ये बड़ी सीरीज़ है। कितना टाइम आलिया? 8-9 महीने तो हो गए, काफ़ी सारी सीरीज़ हो गई। बट माई प्रॉब्लम, आई एम सॉरी इफ आई एम कटिंग यू ऑफ, माई प्रॉब्लम इज़ अगर आप एक रास्ते पे जाते हैं, आप एक खड्डे में गिर जाते हैं, आपको छोटे छोटे लगती हैं, अगले दिन आप उसी रास्ते पे निकलते हैं, फिर उसी खड्डे में गिर जाते हैं। ये 4-5 महीने से हो रहा है। समझ लिया मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मुझे थोड़ा इसको और डिस्क्राइब कर सकेंगे कि आप किसको खड्डा? फखर जमान, मैं उनको खड्डा नहीं कह रहा हूँ, मैं डिसीजन को कह रहा हूँ। आप फखर जमान को कैसे टीम में शामिल कर सकते हैं, आप फ़हीम अशरफ को कैसे टीम में शामिल कर सकते हैं, इमाद वसीम जो अपने कोटा के पूरे ओवर नहीं करते, आप उनको कैसे टीम में शामिल कर सकते हैं, शोएब मलिक जिनकी 20 साल में T20 की एवरेज 30 है, आप उनको कैसे टीम में शामिल कर सकते हैं? ऐसे प्लेयर्स कैसे टीम में हो सकते हैं जब आपके पास टैलेंट मौजूद हो? ये इंपॉर्टेंट नहीं है आलिया?
बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, मगर उसके पीछे देखें, जैसे हमने देखा कि जब उन्होंने अहमद शहजाद और उमर अकमल को चांस दिया आते ही और सीनियर्स को साइड लाइन किया, फिर वो ये कौन से सीनियर, ये कौन से जूनियर्स थे आलिया, ये कौन से नए प्लेयर्स थे? ये वो प्लेयर्स हैं 10-10 साल से हमारे सर्किट का हिस्सा हैं और हमें डिसअपॉइंट कर चुके हैं। तो टू स्टार्ट ऑफ विद ये फैसला ही गलत था। बिल्कुल गलत था, मैं एग्री करती हूँ उस पर। और उसके बाद फिर इसीलिए वो हफीज़ और मलिक को दोबारा लेके आते हैं। उसके बाद हम बांग्लादेश से सीरीज़ जीते हैं। आप ये देखिए कि कप्तान जो है वो नया बना है, वो भी इस चीज़ के ऊपर घबरा रहा था कि भाई अगर हम मुसलसल सीरीज़ हारेंगे, क्योंकि हम ही लोग होंगे ना जो ये, जब अगर हम बांग्लादेश से भी हार जाते तो हम उनको रिडिक्यूल करते, ठीक है। तो आपने जीतना है, अपनी जीतने के लिए आपने जो भी अपने टूल्स इस्तेमाल करने हैं वो किए उन्होंने। तो उसके बाद हमारे पास PSL आ गया, PSL के बाद हम इस सीरीज़ के लिए जा रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल है आप क्वेश्चन बिल्कुल हमें करने चाहिए, सिलेक्शन पे करने चाहिए, और ये बिल्कुल वैलिड है जो आपने पॉइंट उठाए भी हैं, जो नाम भी लिए हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा सिर्फ कि एक बड़ी सीरीज़ ये आ रही है जिसमें 3 टेस्ट हैं। असल इम्तिहान तो एक तगड़ी टीम के खिलाफ अब होगा। तो इसमें जो इतनी बड़ी हमारी मैनेजमेंट भी साथ गई है और इतने सारे लड़के भी गए हैं और उनको आपस में ज़ाहिर है वो खेलेंगे और उनको प्रैक्टिस के लिए भी लेके गए हैं। आई एम श्योर कि काशिफ भट्टी को और सोहेल खान को मोस्ट प्रॉब्ली वो प्रैक्टिस के लिए ही रखा जाएगा। और जफर गौहर का भी नाम शामिल कर लें, जफर गौहर का भी, हाँ जफर गौहर भी हैं। तो थोड़ा तहम्मुल से देखिए, थोड़ा टाइम दीजिए। मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं हो पाता कि एक्चुअली हम चाह क्या रहे हैं। अगर चीज़ें काम हो रही हैं, अगर नदीम खान ने एक डोमेस्टिक का बनाया है, काम किया है, एक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उसको रीड करें, उसको देखें किस हद तक उसमें सही और गलत है चीज़ें, कितनी इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, कितनी नहीं हो सकती। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स गए हैं ये कौन अच्छा खेल सकते हैं। अभी तो असूलन तो हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि जी वहाँ पे अब हम जा रहे हैं, वहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो कितनी मुश्किल हो सकती हैं। नए रूल्स जो बॉलिंग के आए हैं, स्लाइवा जो यूज़ नहीं करना है, क्या पसीना जो है उससे वो एब्जॉर्ब होगा नहीं होगा, शाइन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ड्यूब की सीम हार्ड होती है। अब सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अभी हमारे लड़के इसको कैसे फेस करेंगे। आई थिंक हमारा ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पे होना चाहिए। आलिया, वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज इश्यूज, लेकिन जब मैचेस शुरू होने वाले होंगे उससे एक हफ्ता पहले हम इन डिस्कशंस में आ जाएंगे, हम प्लेइंग 11s पे भी आ जाएंगे, स्ट्रैटेजीज पर भी आ जाएंगे। बट चूंकि अभी बिल्डअप चल रहा है इस पूरी सीरीज का, तो ये बातें करनी भी ज़रूरी है कि इस वक्त क्या कन्फ्यूजन चल रही है। बट सिकंदर, मुश्ताक अहमद भी इस बार टीम के साथ हैं, हम यूनुस की बात करते हैं, मिसबा की बात करते हैं। मुश्ताक अहमद का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल में हमने देखा है कि पाकिस्तानी स्पिनर्स उस तरह छाए हुए नहीं हैं जो एक हमारा एक हवा हुआ करता था सईद अजमल या फिर सकलैन मुश्ताक की वजह से, वो अब नज़र नहीं आता। आपके पास स्पिनर हैं क्या? टेस्ट के अंदर आपके पास यासिर है जी, फिर उसके बाद शादाब है और आपके पास इमाद है। अब काशिफ भट्टी को खिलाते कहाँ यार, वो तो रोना मेरा ये है कि क्या मुझे बता सकते हैं सर, आपको लगता है यासिर की जगह काशिफ भट्टी बनते हैं टीम में? अच्छा दानिश, यहाँ पर आपकी मैं मालूमात में इजाफा कर दूँ जी सर। और काशिफ भट्टी तो इस वक्त टीम के साथ है ही नहीं, और उनका सेकंड कोविड टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया है, और ये जो अगली खेप जा रही है खिलाड़ियों की उसमें भी वो नहीं है। ठीक है, इसी वजह से शायद जफर गौहर को भेजा गया है। नहीं, जफर गौहर को जब ये खिलाड़ी पहुंच जाएंगे, अगर एक्सेस हो जाएगा तो हटा देंगे उनको। नहीं, वो इंग्लैंड में ही है ना जी, इंग्लैंड में। हाँ ठीक है, बट डोंट यू थिंक सिकंदर के हमें अब यासिर से हटकर कुछ सोचना चाहिए? हम ये देखो, ये बात तो दानिश में पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक वाहिद टीम है जिसके पास कोई स्पेशलिस्ट ज़बरदस्त किस्म का स्पिनर नहीं है। दुनिया की हर टीम के साथ कोई ना कोई एक ऐसा स्पिनर है कि जो कि उनका मतलब रेगुलर हिस्सा होता है। अगर हम इमाद और शादाब को बहुत अच्छे स्पिनर समझते हैं तो फिर मैं माजरत के साथ समझता हूँ नहीं देते सर उनको। नहीं, हम तो मैं उनकी क्रिकेट नॉलेज पे मुझे भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वो एक वनडे शॉर्ट फॉर्मेट के बॉलर्स हैं कि जो आके थोड़े ओवर करा लेते हैं, अच्छी फील्डिंग कर लेते हैं। एक तो बहुत अच्छी करता है, एक थोड़ा सा नहीं है इतना अच्छा। कभी कभार वो जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ जिता दिया, उनका बॉल तो स्पिन ही नहीं होता। ही इज नॉट अ लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, ही इज अ ड्रिफ्टर। वो ड्रिफ्ट करते हैं, तो दे आर नॉट स्पिनर्स। पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पे चल जाएंगे, एज अ प्रॉपर स्पिनर नहीं चल सकते। यासिर की जगह मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपको बहुत जल्द एक अच्छे स्पिनर्स को ढूंढना है। अब यही लिमिटेड 3 लोगों के लिए आपने मुश्ताक को लेकर गए, मगर वो कह रहे हैं कि वो मोटिवेटर हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। उस दिन मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी जो अवाम हमारे लिए दुआएं करती है, बस वही हमारी ताकत होती है। तो मैं दिल में सोच रहा था, और फिर जब मैच लड़के गोल मटोल कर देते हैं, वो हरकत कर देते हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि मुल्क बेच दिया, तो फिर क्या होता है? उन अवाम की दिलों की हालत क्या होती होगी जो नमाज़ों पे, जानमाज पे बैठे होते हैं, और आप 1 लाख रुपया जो है
किसी से ले लेते हैं मैच फिक्स करने के लिए। देखें आप, सिलेक्शन के प्रॉब्लम्स हो, करप्शन के प्रॉब्लम हो, ये सब क्रिकेट क्रेजी फैंस के दिलों के साथ खेलने वाली बात है। बिल्कुल, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुश्ताक का जो है सर टाइम खत्म हो गया, क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा था। बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्त, हम आगे आने वाले शोज में भी इस बारे में बात करते रहेंगे। अब तो एक्शन शुरू होने वाला है जी। वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। हम सब स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। अगर हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो इसलिए है बिकॉज वी केयर, वी वांट आवर टीम टू डू वेल। सैयद याहिया हुसैनी बहुत शुक्रिया, आलिया रशीद बहुत शुक्रिया आपका, अब्दुल माजिद भट्टी, सिकंदर बख्त, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया जी देखने के लिए। सुपर स्पेशल मैच के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।